बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारी कंट्री में रिसेंटली 3 टाइप्स की डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस पे मैंने समझा कि बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये हुआ है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए। ये जस्ट लाइक एक बल्दियाती इलेक्शंस थे और इसमें नियर अबाउट हुकूमती पार्टी पीटीआई और पीएमएलएन को बराबर की नशिस्तें जो हैं वो मिली। हाँ, पंजाब में पीएमएलएन को कदरे जो हैं वो ज़्यादा नशिस्तें मिली, प्रोबेबली 52, और हुकूमती पार्टी को 28 जो हैं वो मिली। कराची में ये सूरत हाल जो है ये नियर अबाउट इक्वल रही। 14 जो हैं वो हुकूमती पार्टी पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट को मिली और 14 जो हैं वो पीपल्स पार्टी को मिली। पंजाब के कुछ एरिए जो हैं वो ऑल टुगेदर जो है वो चेंज हो गए 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में। गौर से देखा जाए तो स्पेशली जो रावलपिंडी का एरिया है या टैक्सले का एरिया है, इसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल थी पीटीआई को और तकरीबन सफाया हो चुका था पीएमएलएन का। मगर इसमें जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं वो तकरीबन जो तब्दीली की जो हवा थी उसमें मुकम्मल तौर पे यू टर्न आ चुका है। उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो पीएमएलएन के खाते में चली गई। इसी तरह वो साउथ पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे मुल्तान में जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो सक्सेसफुल रहे। अब पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जो रोल अदा किया है वो मे बी जहांगीर खान तरीन के ग्रुप ने अदा किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई कि 2018 के इलेक्शन में जो गुजरांवाला एक वाहद डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पे तमाम नशिस्तें जो हैं वो मिली थी पीएमएलएन को, लेकिन वहाँ पे इनका जो है वो रिवर्स गेयर जो है वो लग गया। वहाँ पे पीटीआई ने काफ़ी हद तक वो गालबन 6 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो लोकल लीडर हैं वो अपना अपना क्रेडिट जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के जो अहम तरीन वहाँ पे रहनुमा हैं महर सिद्दीक साहब, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि उनकी एफर्ट्स की वजह से या उनकी कैंपेन की वजह से ये सीटें जो हैं उनको कैंटोनमेंट बोर्ड की जो हैं वो मिली हैं। इनके अलावा एक चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार के एडवाइज़र हैं बसरा साहब, सईद बसरा साहब, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि मैंने ये रोल अदा किया है ये नशिस्तें जीतने का। तो एनी हो, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रुप्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये गुजरांवाले की जो सियासत है उसको चेंज किया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि जो तब्दीली ये पंजाब में हुई है उसका मेन फैक्टर है महंगाई, इंक्रीजेस इन प्राइसेस। गरीब आवाम जो है वो इस महंगाई से तंग आ चुके हैं, जबकि ड्यूरिंग 2018 या उससे पहले ये जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो लंबी लंबी जो है वो छोड़ते थे
जब पेट्रोल जो 70 रुपीज़ पर लीटर था तो कहते थे कि ये 43 पे होना चाहिए या 45 पे होना चाहिए। और उनके साथ वो उनके जो मईशत के अरिस्तु जिनको कहा जाता है, असद उमर साहब, वो भी डेली कैलकुलेशंस करते थे कि इसमें टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो टैक्स अगर ना लिया जाए तो ये 70 की बजाय इसमें यानी 45 रुपीज़ पर लीटर होना चाहिए। अब जबकि उनकी गवर्नमेंट आ ही गई, ये लंबे लंबे नारे लगाने की वजह से या लंबी लंबी छोड़ने की वजह से, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी आवाम जो है वो हर नए आने वाले नारे के पीछे लग जाती है। तो उन्होंने इनके जो नारे हैं वो उनको हकीकत समझा और वो पीछे लग गए। लेकिन आज पता चल चुका है कि पर लीटर जो प्राइस है वो 123 रुपीज़ है, जो कि एवरी टाइप ऑफ जो सेगमेंट है सोसाइटी के जो लोग हैं उनको अफेक्ट कर रही है, चाहे कोई मिडिल लेवल का है या लोअर मिडिल लेवल का है या इवन के रिच पर्सन है, अच्छा खासा खाता पीता आदमी है या उसकी गाड़ी है, उसको भी डिफ़िकल्टी आ रही है गाड़ी को चलाने में, वो प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की वजह से। लेकिन स्टिल जो है मिनिस्टर जो हैं वो डिफेंड करते जा रहे हैं कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से इनको इन प्राइसेस को इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। तो भाई उस वक़्त भी तो 2016 में भी तो जब वो नवाज शरीफ गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कहते थे कि ये प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस के तहत ही जो पर बैरल होती है उसके मुताबिक ही इसको सेट किया जाता है, तो उस वक़्त ये कहते थे कि नहीं जी इसमें टैक्सेशन एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इन टैक्सेशन को कम किया जाए, मिनहा किया जाए, तो ये प्राइस जो है वो 45 पर लीटर होनी चाहिए। अब वो 45 पर लीटर पर लाने की बजाय अब जो है वो 123 पर लीटर जा रही है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं, चीनी का फैक्टर जो है, चीनी की प्राइसेस, आटे की प्राइसेस और रोज़मर्रा की जो अद्वियात हैं या इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, उनमें जितनी ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं उसी ने ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है इस बल्दियाती इलेक्शन। दूसरी बात जो है, जो अहम पॉइंट है, वो ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने एटलीस्ट 3 मिनिस्टर जो हैं वो छोड़े हुए हैं सांड की तरह, जो रोज़ाना उन पे हमलावर हो रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब हो गए, वो वज़ीर रेलवे जो हैं वो हो गए, इसके अलावा वो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो वज़ीर हैं, ये रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं कि इनको रिज़ाइन देना चाहिए, इनको इस सीट पर नहीं होना चाहिए, ये अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये जो अदारों के साथ टकराव जो है, हमने पास्ट में देखा है, चाहे वो जस्टिस सज्जाद अली शाह का हो टकराव नवाज शरीफ गवर्नमेंट के सामने, या कोई और अदारा हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी और अदारा हो, स्पेशली वो सुप्रीम कोर्ट जो जनरल मुशर्रफ के दौर में इफ्तिखार चौधरी साहब जो हुआ करते थे, उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा टकराव था। तो इसमें हमेशा जो है वो गवर्नमेंट की ही शिकस्त होती है। किसी भी अदारे के साथ जब टकराया जाता है तो इसमें जनरली शिकस्त जो है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की होती है। अब देखते हैं कि क्या चीफ इलेक्शन कमीशन साहब रिज़ाइन देते हैं या नहीं देते इनके कहने पे। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है ये आने वाले दिनों में ही इसका पता चलेगा। लेकिन
सूरत हाल इन्होंने बहुत ज़्यादा गर्म की हुई है। आज भी वो सवाती साहब जो हैं उन्होंने धुआंधार जो है वो बातें की हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और कल जो है वो फवाद चौधरी साहब ने भी अगेन जो है वो उन पे हमलावर हुए थे, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि जो 2 मेंबर्स हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बगावत कर दें, रिवाल्ट कर दें। तो अगर इस तरह की टेंशन एक गवर्नमेंट के अदारे के ख़िलाफ़ फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरह की स्पीचेस या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इसका मतलब है कि सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो एटलीस्ट किसी ना किसी को तो मुदाखलत करना पड़ेगी इस सूरत हाल को ठंडा करने के लिए। अब तीसरा जो वाक़या रूनुमा हुआ है वो क्रिकेट के हवाले से है। सडनली न्यूजीलैंड ने ऐलान कर दिया कि वी आर गोइंग बैक, हम अपने कंट्री वापस जा रहे हैं थ्रेट्स की वजह से। अब बहुत सारी यकीन दहानियाँ कराईं, इवन के पता चला कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया है कि हमने सिक्योरिटी जो है वो बहुत अच्छी की है, हमारी एजेंसियां जो हैं उनकी बड़ी एबिलिटी है, तो आप वहाँ पे मैच खेलें। लेकिन इसके बावजूद भी वो सेटिस्फाई नहीं हुई और उनके क्रिकेट बोर्ड ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम को वापस जो है वो बुला लिया। अब अगर हम माजी में जाएं तो यही इमरान खान साहब हैं कि जो फ़ॉरेन क्रिकेटर्स डैरन समी या दूसरे आते थे खेलने के लिए पाकिस्तान में, तो उनको ये फटीचर का ख़िताब देते थे या रेलू कट्टे का। उस वक़्त ये अपोजिशन में थे और बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि ये जो जिस तरह ये इन्होंने सिक्योरिटी खड़ी की हुई है फ़ौज के हवाले से या पुलिस के हवाले से, इस तरह की सिक्योरिटी में तो काबुल में भी मैच करवाया जा सकता है, बगदाद में भी करवाया जा सकता है। तो ये उस वक़्त डिस्करेज कर रहे थे कि कोई फ़ॉरेन खिलाड़ी जो है वो PSL खेलने के लिए ना आए, लेकिन अब लेने के देने पड़ गए। जो सपोर्टर थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो इनको समझते थे कि ये क्रिकेटर हैं, ये पूरी दुनिया की क्रिकेट को लीड करेंगे, बल्कि इनके यूरोप में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे रवाबत हैं, लिहाजा प्रोबेबली ही विल लीड द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो इमरान खान को फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इवन के जो उनका फील्ड है, क्रिकेट का जो फील्ड है, उस हवाले से भी जो क्रिकेट को ज़वाल आया, क्रिकेट जो है वो नीचे की तरफ चली गई। फ़ॉरेन कंट्रीज़ ने वहाँ पे जाना जो है वो गवारा ना किया और न्यूजीलैंड वहाँ पे पहुँच के भी वापस आ गई। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है एक क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो देखते हैं कि अब आने वाले वक्त में क्रिकेट की क्या सूरत हाल रहती है और कोई कंट्री पाकिस्तान में खेलने के लिए जाता है या नहीं जाता, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात क्लियर है कि यही जो PTI के हमायती या प्राइम मिनिस्टर साहब या उस वक़्त जो जितने भी कारिंदे थे, ये बातें किया करते थे कि ये खिलाड़ी जो आ रहे हैं ये तो खिलाड़ी ही नहीं हैं, ये रेलू कट्टे हैं, ये फ़जूल किस्म के खिलाड़ी हैं, बेकार खिलाड़ी हैं, इनको तो कोई अपने कंट्री में शामिल नहीं करता अपनी क्रिकेट टीम में, तो ये हमारे यहाँ क्रिकेट की बहाली का क्या किरदार अदा करेंगे। आज अगर मरीम नवाज़ ने या किसी और ने बयान दे दिया है सब्ज़ पासपोर्ट के हवाले से, तो अब ये भी कह रहे हैं कि ये भी गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तो
तो भैया ये गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि ये मकाफ़ात अमल है। जिस तरह आप लोगों ने किया उसी तरह ही आप लोगों को अब फेस करना पड़ रहा है। थैंक यू।